नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे, जो है समाजीकरण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हमने समाजीकरण को लेकर पहले भी बात की है कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। समाजीकरण हमको ये पता है कि हमने ये बात की थी कि मनुष्य जन्म से एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये बात हम जानते हैं। और जन्म से मनुष्य ना तो सामाजिक है ना ही असामाजिक है। जैसे सभी जीव हैं, सभी जीव अपने समूह में रहते हैं, उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी साथ चाहिए। ठीक ऐसे ही अन्य सभी जीवों की तरह ही मनुष्य को भी प्यार चाहिए, मनुष्य को भी साथ की जरूरत होती है। अब समाज के साथ क्या होता है कि उसको वो साथ मिलता है, उसको समूह मिलता है। तो समाज से अलग होकर ना तो मनुष्य के लिए रहना उचित है ना ही संभव है। दोनों ही बातें सही है। वो संभव भी नहीं है कि हम समाज से कटकर रहें या समाज से अलग रहें। ये बात भी हम जानते हैं कि एक बालक को सामाजिक दुनिया में शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसको हम समाजीकरण कहते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक अनंत प्रक्रिया है, ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? ये प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। तो हमने ये बात की थी कि भाई जैसे एक बालक का जन्म होता है तो उसको उस समय तो कुछ जानकारी है नहीं, ना वो सामाजिक है उस समय ना वो असामाजिक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की बात हो, हम कह दें किशोरावस्था की बात हो, किशोरावस्था की बात हो, फिर वयस्कावस्था की बात हो, उसके बाद में आगे फिर हम मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था तक की बात करते हैं। तो समाजीकरण वहां भी है, वो प्रोसेस वहां भी जारी रहता है। लेकिन अभी यहां से समझेंगे कि एक बालक, इससे पहले शैशवावस्था है, शैशवावस्था में उसको कोई अपने बारे में जानकारी नहीं है, समाज के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस समय ना तो वो सामाजिक है ना वो असामाजिक है। लेकिन होगा क्या, होगा ये धीरे 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 उसके जो परिवार के लोग होंगे, क्यों? क्योंकि वो अपनी अभी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास के लोगों पर निर्भर है, अपने परिवार के लोगों पर निर्भर है, उस वातावरण पर निर्भर है जो उसके आसपास के लोगों द्वारा निर्मित किया गया है। अब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो भी तो जारी है, वो भी तो चल रही है। तो इसके बारे में एक सिद्धांतों में हम इनके बारे में बात कर रहे होंगे, लॉरेंस कोलबर्ग को लेकर। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग ने समाजीकरण का अपना सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि बच्चों में कई चरणों में सोचने और नैतिक रूप से काम करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो विकसित होती है। जैसे एक उन्होंने कहा प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में, उन्होंने कहा कि एक होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, या आप उसको कह लीजिए पूर्व परंपरागत चरण। पूर्व परंपरागत चरण, इस स्टेज में क्या होता है, इस चरण में क्या होता है कि जो नैतिक कार्य हैं, जो नैतिक कार्य हैं, अब उसको बालक को, अब ये समझिए, बाल्यावस्था में जो बालक है उसको कोई चीज नैतिक है या नैतिक नहीं है, कोई काम सही है गलत है, ये कौन बता रहा है? उसके परिवार के लोग बता रहे हैं, उसके आसपास के लोग बता रहे हैं उसको। तो ऐसे में क्या होता है कि इस अवस्था में, यानी कि जो पूर्व परंपरागत अवस्था है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इस स्टेज में बालक जो समाज के द्वारा निर्धारित नैतिक मानक हैं, उन मानकों का पालन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका पालन करने से वो दंड से बच जाते हैं, वो पनिश होने से बच जाते हैं। बात समझ पाए? इच्छा शक्ति वाली बात ही नहीं है, वो केवल इन नियमों का अनुसरण, इन नैतिक रूप से जो सही है या सही नहीं है उसका अनुसरण वो केवल इसलिए करते हैं ताकि दंड से बच सके। ये कौन कह रहे हैं? ये लॉरेंस कोलबर्ग कह रहे हैं। इसको कहा उन्होंने कि ये पूर्व परंपरागत चरण है। दूसरा उन्होंने बताया पारंपरिक अवस्था या पारंपरिक चरण कह लीजिए, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज, इस कन्वेंशनल स्टेज में आते आते जो बालक है, उस बालक को ये एहसास होता है कि उसके माता पिता और जो समाज के नियम हैं, उन समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इच्छा शक्ति वाली बात आती है।
पालन करना चाहिए। और किस लिए पालन करना चाहिए? इसलिए नहीं कि वो नैतिक दंड से बचा देते हैं या जो पनिश होना है इसलिए उससे बच जाएंगे इनका पालन करने से, नहीं, वो इसलिए पालन करना शुरू करता है क्योंकि वो नैतिक रूप से सही है, न केवल इसलिए कि उनकी अवज्ञा करने से सजा मिलती है, दंड मिलता है। बात समझ पाए? इसको नाम क्या दिया गया? कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक चरण। तीसरा चरण उन्होंने बताया कोलबर्ग ने, उत्तर पारंपरिक चरण। उत्तर पारंपरिक चरण या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब यहां क्या होगा? बाल्यावस्था है, किशोरावस्था तक आया, फिर ये किशोरावस्था के अंतिम समय की बात है और उसकी वयस्कावस्था शुरू होती है। तो यहां आते आते बालक को क्या लगता है, अब वो व्यक्ति है उसको क्या लगता है, उस किशोर को क्या लगता है कि उसके जो अपने उच्च नैतिक मानक हैं वो समाज से आगे हैं, समाज से आगे हैं, अर्थात कि वो उसके जो उच्च नैतिक मानक हैं, जो उसके माता पिता जिन मानकों का पालन करते हैं, वो अपने माता पिता के पालन जो नैतिक मानक हैं उनसे भी आगे है, वो उनसे आगे है, वो अपने समय का जो समाज है उससे भी आगे है। यहां तक कि इस अवस्था में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, अपने उच्च मानकों के नाम पर जो समाज के नियम हैं, जो समाज की परंपराएं हैं, जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो समाज के कानून हैं, बालक, वो किशोर उनकी अवहेलना करने का भी निर्णय ले लेता है, उनका अवहेलना करने का भी वो निर्णय ले सकता है। लेकिन किस अवस्था में? उत्तर परंपरागत अवस्था में, उत्तर परंपरागत चरण में, यानी कि इसमें किशोरावस्था का ये अंतिम समय है और वयस्कावस्था यहां से शुरू होती है, प्रारंभिक वयस्कावस्था है ये। बात समझ पाए? तो यहां क्या होता है कि यहां पूर्व परंपरागत चरण में वो उन मानकों का पालन बालक इसलिए कर रहा है क्योंकि पालन करने से, उनका अनुसरण करने से वो जो दंड मिलेगा उससे बच जाता है। यहां पारंपरिक चरण तक आते आते वो इसलिए पालन करना शुरू कर देता है क्योंकि वो नैतिक रूप से उनको सही मानने लगता है। वो सही क्यों मानने लगता है? क्योंकि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो अपनी भूमिका निरंतर निभा रही है। आप पाएंगे कि यदि आप सोचे, जैसे हम कह देते हैं कि भाई तुम बहुत रूढ़िवादी हो, तुम बहुत प्रगतिशील हो, हम किसी को कहते हैं ना कि बहुत रूढ़िवादी व्यक्ति है, वो उसकी गलती नहीं है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया है। आप पाएंगे कि ऐसा क्यों है कि आप जो समाज में लिंग आधारित कुछ निश्चित आचरण है, कुछ निश्चित व्यवहार है, यदि उसके विपरीत कोई व्यवहार होता देखते हैं तो आपको अटपटा सा लगता है, आपको अटपटा सा लगता है। हो सकता है आप अपने मानसिक स्तर पर उसको लेकर जूझ रहे हो, आप उसको डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन बाहर से आप अभिव्यक्त क्या कर रहे हैं कि अच्छी बात है। लेकिन मानसिक स्तर पर जो विचारों में द्वंद्व अब चल रहा है वो किस वजह से है? वो इस प्रक्रिया की वजह से है, वो इस प्रोसेस की वजह से है। बात समझ पा रहे हैं? आप अनुमान करके देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं लैंगिक, इसके लैंगिक हम समाजीकरण की बात करें। यदि आप सोचिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यदि आप देखें कि लड़की बाइक चला रही है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, अटपटा लगता है। ट्रैक्टर चला रही है, अटपटा लगता है। आप सोचिए कि हम देखें कि सड़क पे लड़की को धूम्रपान करते हुए, एकदम अटपटा लगता है। क्यों लगता है? आप बाहर से ये अभिव्यक्त कर सकते हैं, करते हैं कि भाई ये तो अपनी अपनी इच्छा है, उनका व्यक्तिगत अधिकार है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो जो चाहे करें। लेकिन विचारों के स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, यदि आप बैठकर शांति से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कुछ अजीब लगेगा, कुछ विचारों में द्वंद्व चलेगा। वो विचारों का द्वंद्व किस वजह से है? इस समाजीकरण की प्रक्रिया की वजह से है, जिसको हमारा दिमाग तो कह रहा है स्वीकार करने के लिए, लेकिन वहीं एक दूसरा कोना कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्यों? समाजीकरण की प्रक्रिया। अपनी जाति में शादी करनी है, क्यों? समाजीकरण की प्रक्रिया। लड़का है, इस तरीके से बोलेगा, ये वेशभूषा होगी, ये उसके बाल होंगे, ये तरीका होगा। कैसे? समाजीकरण की प्रक्रिया। यही एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये सिद्धांतों में हालांकि आपके सामने पुनः आएगा, जो इमाइल दुर्खीम का समाजीकरण का सिद्धांत है। उन्होंने कहा सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत उन्होंने दिया था इमाइल दुर्खीम ने। यह है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ
कि समाज के जो नियम होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियमों का समूह है, जो समाज के कायदे कानून हैं, जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो समाज की परंपराएं हैं, उनका पालन करना समाज के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और जब समाज के सभी व्यक्ति उन नियमों का पालन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कहेंगे कि यह है सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत, यह अवधारणा। बात समझ पाए? यानी कि जब सभी व्यक्ति उन नियमों का, उन मानकों का पालन कर रहे होंगे तो ये क्या है? ये समाज का दर्पण है, अर्थात इससे समाज परिलक्षित होता है, इससे समाज दिखाई देता है, इससे समाज दिखाई देता है। तो इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा? सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत इन्होंने दिया था, विस्तार से इस पे कभी और बात होगी क्लास में। ये क्या कहते हैं कि भाई समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ मानक होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हम अनिवार्य की बात कर रहे हैं, अर्थात जो टाला ना जा सके, पालन करना ही करना है। तो इससे क्या होता है कि जब समाज के सभी लोग उन नीति नियमों का पालन करते हैं तो सामूहिक प्रतिनिधान होता है। तो ये क्या है? ये समाज की अभिव्यक्ति बनती है कि समाज है ये। बात समझ पाए? अर्थात ये जो सामूहिक प्रतिनिधान है, जब हर व्यक्ति इनका अंतःकरण करता है, जब हर व्यक्ति इनको आत्मसात करने लगता है तो उसे ही समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे आप मानिए कि समाज के कुछ नियम हैं, कुछ हमने कह दिया कि भाई कुछ नियमों का समूह है, प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, उसको क्या करना होगा? उसके लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे ही कोई अन्य व्यक्ति भी होगा, उसके लिए भी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा, अन्य व्यक्ति भी होंगे। तो जब सभी व्यक्ति क्या करेंगे? इन नियमों को मानना शुरू करेंगे, इनका अंतःकरण करना शुरू करेंगे। फिर जब अंतःकरण करते जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये सारे नियम क्या होंगे? इनका आत्मसातीकरण हो जाएगा। उसे ही क्या कहा जाता है? समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है, उसे ही समाजीकरण कहा जाता है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि कोई व्यक्ति जब एक धार्मिक स्थल के सामने से गुजरता है, मंदिर के सामने से गुजरता है, तो वो क्या करता है? अपना सर झुका लेता है। गुरुद्वारे के सामने से जाता है तो सर झुका लेता है, मस्जिद के सामने से जाता है तो सर झुका लेता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ मानक थे समाज के, जिनका अंतःकरण करते करते व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो गया कि अब उनका आत्मसात कर चुका है। अब व्यक्ति बाइक पे भी है, कार में भी है, जब भी वो धार्मिक स्थल के सामने से गुजरेगा वो सर झुकाएगा। अब ये स्वतः हो जाता है, ये प्रक्रिया स्वतः हो जाती है। उसके लिए उसके मन का सचेत होना भी आवश्यक नहीं है, वो कॉन्शियस हो ये भी आवश्यक नहीं है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, शुरुआत में हम बाइक चलाना सीखते हैं तो हम बहुत ध्यान लगाकर, पूरे कॉन्शियस होकर कि गियर डालना है, गियर से निकालना है, रेस देनी है, कम करनी है, सारी चीजें ध्यान रखते हैं। एक समय बाद आपको एहसास होगा, जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे उस चीज के, उस पूरी प्रक्रिया के अभ्यस्त हो जाएंगे तो सारे कार्य अपने आप होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे हम इंडिकेटर की बात करें तो हम कब इंडिकेटर दे देते हैं हमको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अब आप उस पूरी प्रक्रिया को आत्मसात कर चुके हैं। ठीक यही समाजीकरण की प्रक्रिया भी है। तो जो समाज के नियम हैं, जो समाज के कानून हैं, मानक हैं, उन मानकों का जब अंतःकरण करते करते आत्मसातीकरण हो जाता है तो उस प्रक्रिया को समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि ये किसके अनुसार है? ये इमाइल दुर्खीम ने दिया था सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत। एक हमने बात की थी चार्ल्स हार्टन कूले को लेकर, उन्होंने दिया था स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत कूले क्या मानते हैं? कूले ने कहा कि समाज हर व्यक्ति के संदर्भ में एक दर्पण का काम करता है, एक मिरर का काम करता है। ठीक है, अब व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति उस दर्पण में, उस मिरर में अपनी छवि देखता है और अपनी छवि देखकर वो ये अनुमान करता है
कि समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो एक्चुअल में दर्पण कौन है? समाज है। उस समाज में, उस दर्पण में व्यक्ति अपने आप को देखता है और यह सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दो बातें हो सकती हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, यही दो बातें हो सकती हैं। जब व्यक्ति को लगेगा कि समाज के लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उसके से क्या होगा? उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, उसके आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। उसमें हम ये कहें कि जो श्रेष्ठता की भावना है उसका विकास होगा। ठीक इसका विपरीत कर लीजिए, जैसे ही व्यक्ति को यह लगेगा कि समाज के लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? हीनता की भावना का विकास होगा, उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी, उसके आत्मसम्मान में कमी आएगी। तो चार्ल्स हार्टन कूले क्या कहते हैं? चार्ल्स हार्टन कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण की तरह काम करता है हर व्यक्ति के संदर्भ में, और इस दर्पण में व्यक्ति अपने आप को देखते हुए ये निर्धारित करता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहां से दो बातें आएंगी कि भाई अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। तो या अच्छा सोचते हैं तो श्रेष्ठता की भावना का विकास होगा, उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, आत्मसंतुष्टि की भावना का स्तर ऊंचा होगा। यदि व्यक्ति को यह लगे कि समाज के लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तब क्या होगा? तो उसके आत्मसम्मान में भी कमी आएगी, उसके आत्मविश्वास में भी कमी आएगी, और यहां से हीनता की भावना का विकास होगा। तो दो बातें हैं, या तो हम कहें कि श्रेष्ठता की भावना, या तो श्रेष्ठता की भावना का विकास होगा, या दूसरा क्या हो सकता है? हीनता की भावना। हीनता की भावना का विकास होता है। बात समझ पाए आप यहां तक की? ऐसे ही जो हम बात करेंगे विस्तार से, प्याजे का सिद्धांत था। तो प्याजे ने चार अवस्थाएं बताई थी, चार चरण बताए थे, उनके बारे में विस्तार से जब हम प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को लेकर पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे कक्षा में विस्तार से। जैसे प्याजे ने स्थापित किया कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो चार चरणों के माध्यम से होता है, और किसी व्यक्ति के समुचित विकास के लिए मानसिक परिपक्वता जो है वो मानसिक परिपक्वता आवश्यक है। साथ ही उन्होंने उतना ही महत्व दिया समाजीकरण को, साथ ही उन्होंने उतना ही महत्व दिया किसको? सोशलाइजेशन को, समाजीकरण की प्रक्रिया को। जहां वो ये बात करते हैं, जो हमने पहले बात की थी ना, स्व की या आत्म की, हमने बात की थी स्व या आत्म, सेल्फ वाली बात जो थी, सेल्फ वाली बात। अब ये हमने एक बात की थी कि इनकी प्रकृति जुड़वा है, स्व की और सोसाइटी की, मतलब सेल्फ की और सोसाइटी की, स्व की और समाज की, आत्म की और समाज की, इनकी प्रकृति क्या है? जुड़वा। जैसे ही एक का जन्म होता है, साथ ही दूसरे का जन्म भी होता है। यदि हम एक को जान लेते हैं तो हम दूसरे को भी जान लेते हैं। तो प्याजे ने यह माना कि बच्चे स्व और व्यक्तित्व के विकास में यह भी सीख जाते हैं कि कैसे सोचना है और कैसे तर्क करना है, क्योंकि जैसे जैसे स्व का विकास होगा वैसे वैसे क्या होगा? समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ेगी, वो भी तीव्र होगी। बात समझ पाए? तो समाजीकरण की जो ये प्रक्रियाएं हैं, ये जो प्रोसेस हैं, ये निरंतर चलते रहते हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं। एक व्यक्ति का समाजीकरण हमेशा होता रहता है। हमने शुरुआत में बात की कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक अनंत प्रक्रिया है, ये एक अंतहीन गतिशील प्रक्रिया है। यानी कि एक व्यक्ति, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उसका समाजीकरण बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में होगा, नहीं, वो वृद्धावस्था तक भी जाएगा तब भी समाजीकरण की प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। बात समझ पा रहे हैं? तब भी समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। बात समझ में आई होगी। तो मैं ये उम्मीद करूं कि आपको जो समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं सोशलाइजेशन के, उनको लेकर एक सामान्य समझ बनी होगी। आप पाएंगे कि आपकी जो गतिविधियां हैं, आपकी गतिविधियों के पीछे समाजीकरण है, वो पूरी प्रक्रिया है आपकी गतिविधियों के पीछे। आप अपनी गतिविधियों को बारीकी से यदि ऑब्जर्व करेंगे,
आप यहाँ तक कि अपनी रुचियों के संदर्भ में भी मैंने आपसे बात की थी, अपनी रुचियों के संदर्भ में भी, अपने लक्ष्यों के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि समाजीकरण ने अपनी भूमिका निभाई है। आप अपनी गतिविधियों के बारे में सोच लीजिए, आप अपने व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में सोच लीजिए कि आपका जो व्यक्तित्व बना है, घर वाले क्यों कहते हैं कि भाई आप बुरी संगति से दूर रहो? क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होगी, उसके समाजीकरण की जो प्रक्रिया है क्या होगा? कहते हैं बुरी संगति का असर पड़ता है। वो क्या, यानी कि वो समाज है ना, अब समाज जैसा होगा वैसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। जैसा समाज होगा वैसी ही समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। आप इसको ऐसे सोचिए, एक व्यक्ति ने पहली बार, मान लीजिए एक पूरी जनरेशन में, पूरी पीढ़ी में एक व्यक्ति पहला है जो शिक्षित हुआ, कई पीढ़ियों में एक व्यक्ति है जो स्नातक हुआ, जिसने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट हुआ, पहला ग्रेजुएट है पीढ़ी का। अब यहां से आगे आप देखेंगे कि उसकी जो जनरेशन्स आएंगी, वो जो अगली पीढ़ियां होंगी वो भी सब पढ़ेंगे, उससे और अधिक पढ़ेंगे। कारण क्या है कि अब जो वहां जो प्राथमिक समाज है, जो हम कहें उसका जो प्राइमरी जो एजेंसी है फैमिली समाजीकरण की, वो ज्ञान आधारित है, उसका समाज ज्ञान आधारित समाज है। तो उसका समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा? उसको ज्ञान प्राप्त होगा। भाई बालक का जब जन्म हुआ है वो तो सामाजिक असामाजिक कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत में जो प्राथमिक अभिकर्ता हैं उसके, जो प्राइमरी एजेंट हैं उसके सोशलाइजेशन के, वहां से उसको जो मिलेगा वो वैसा ही आगे उसका ही विकास होगा, वैसा ही विकास होगा। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि भाई जैसे वो आईएएस बन गया, वो डॉक्टर बन गया, अब तो उसकी 7 पीढ़ियां सुधर गई। कैसे हो गए 7 पीढ़ियां, कैसे सुधर गई? क्योंकि अब जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये ज्ञान प्राप्त करेगा। अब आप इसी को सोच लीजिए, जैसे बुरी संगति, हमारे घर वाले जैसे कह देते हैं कि भाई अपने ना ये दोस्त अपनी संगति सुधारो, बुरी संगति का बुरा असर होता है। अर्थात यानी कि बालक के समाजीकरण में जो एजेंट हैं उनमें परिवार, फैमिली एजेंसी प्राइमरी हो गई, फिर उसके मित्र भी हैं, उसके साथी भी हैं, जो पड़ोस है वो भी है, जो विद्यालय है वो भी है, शिक्षक हैं वो भी हैं। अब जैसे जैसे ये जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के जो सामाजिक मूल्य हैं वो उस बालक के अंदर आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा है? समाज के द्वारा है। समाज के जो मानक हैं वही एक बालक के पास जाएंगे। मान लीजिए कि एक समाज ऐसा है जो ये समाज कहता है कि भाई दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, हमें सबके साथ में सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए जीवों के प्रति। दूसरा एक समाज ऐसा है, मान लीजिए कि इन्हें जीवन यापन करने के लिए शिकार करना आवश्यक है, इन्हें जीने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए शिकार करना आवश्यक है। तो इस समाज में जिस बालक का जन्म हुआ है, क्या उसको कभी ये सिखाया जाएगा कि जीवों के प्रति दया करो? उसको क्या सिखाया जाएगा कि भाई जिंदा रहना है, जीवन यापन करना है तो शिकार करना पड़ेगा। जबकि यहां क्या है, इन्हें जीवन के लिए, इन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि भाई जीवों पर दया करो। अंतर करके देख लीजिए, यानी कि दोनों के जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो अलग हो गया, लेकिन दोनों जगह है। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां समाजीकरण नहीं हो रहा, समाजीकरण तो वहां भी है। बात समझ में आई होगी। तो ये किसके, यानी कि संगति, यानी कि आपकी संगति, मतलब आपका समाज कैसा है। कोई समाज है जो ये कहता है कि भाई नशीले पदार्थों का सेवन करना गलत है, तो आप पाएंगे, जैसे हम देखते हैं किशोर आजकल कॉलेज जाते हैं, सिगरेट पीना मान लीजिए किसी ने सीख लिया, अब वो छुप छुप कर पीता है। क्यों पीता है छुप छुप कर सिगरेट? क्योंकि समाज के मानकों के अनुसार वो सही नहीं है, समाज के मानकों के अनुसार नहीं है धूम्रपान करना, इसलिए वो छुप कर पीता है। आप कल्पना करके देखिए, एक और उदाहरण देता हूं बहुत व्यवहारिक और आप इसको रिलेट कर पाएंगे। घर में मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, ऐसे मान के चलिए हमारे पिताजी हैं, आयु हो गई 50 वर्ष, ठीक है। हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं, यानी हमारे दादाजी हैं, उनकी आयु है 70 वर्ष, ठीक है। दोनों धूम्रपान करते हैं, हुक्का बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीते हैं, दोनों पीते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं।
लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यदि पिताजी धूम्रपान कर रहे हैं और सामने से दादाजी आ गए तो पिताजी क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, उसको फेंक देंगे। ये जो फेंकने वाला है, ये क्यों फेंका? ये क्यों फेंका? क्योंकि समाज के मानकों के अनुसार ये नहीं है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया से ही ये उस गतिविधि का, उस बिंदु का अंतःकरण करते करते आत्मसातीकरण उसका हो चुका है। वो स्वतः उनके हाथ से छूट जाएगा, स्वतः उनके हाथ से छूट जाएगा। जबकि यदि दादाजी धूम्रपान कर रहे होंगे, वो पिताजी आ जाए तो ये नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि समाज के मानकों के अनुसार ये बड़े हैं तो ये कर सकते हैं, जबकि इनके पुत्र जो इनसे छोटे हैं वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि यदि कोई अपने घर का नहीं है, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी आयु 40 वर्ष है, वो पीता रहेगा, वो पीता रहेगा। क्यों? क्योंकि समाज की प्रक्रिया जो है, समाज के जो मानक हैं, उनके अनुसार पुत्र पिता के सामने धूम्रपान नहीं करेगा। बात समझ पाई? ये व्यक्ति अपने पिता के सामने नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो ये क्या, ये कैसे निर्धारित हुई सारी चीजें? ये सारी चीजें निर्धारित हुई इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, इस समाजीकरण की प्रक्रिया से ये सारी चीजें निर्धारित हुई। बात समझ पाए? अर्थात ये समाज के मानक हैं और इमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं? भाई इनका पालन करना अनिवार्य होता है, इनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये सोशलाइजेशन की जो ये प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं, आपको समझ में आई होंगी। आप अपनी गतिविधियों के संदर्भ में अब विचार करने में सक्षम होंगे कि हमारी गतिविधियां कैसे हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होती हैं। बिंदु स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है कि आज वाली चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, कुछ नया आपने सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।